नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। इस शो में हम बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका में आ रही नई सरकार की। डोनाल्ड ट्रंप नई सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के बारे में हम आपको ताजा तरीन जानकारियां देने जा रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया की निगाहें अमेरिका की ओर टिकी हैं, क्योंकि वहां सत्ता परिवर्तन हो रहा है। तो सबकी निगाहें नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हैं, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या इस बार अमेरिका में शांति से सत्ता हस्तांतरण हो जाएगा या कहीं फिर से 4 साल पहले वाला हाल तो नहीं होगा जब कैपिटल हिल पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। हालांकि इस बार ऐसे आसार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चुनाव हार चुके जो बाइडेन और कमला हैरिस साफ कर चुके हैं सत्ता हस्तांतरण में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अच्छी खबर यह है कि ट्रंप ने बाइडेन से मुलाकात और बातचीत का न्योता भी स्वीकार कर लिया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। Elected your 47th president and your 45th president. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। हालांकि वह दिन अभी दूर है जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और व्हाइट हाउस से अमेरिका की कमान संभालेंगे। लेकिन उससे पहले बुधवार 13 नवंबर को वह घड़ी आने वाली है जब अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की औपचारिक मुलाकात होगी। ट्रंप तमाम सियासी कड़वाहटें भुलाकर बाइडेन से मुलाकात करेंगे और अपनी नई सरकार बनाने की तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। 13 नवंबर को वाशिंगटन डीसी के स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे यानी भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे बाइडेन और ट्रंप की अहम बैठक व्हाइट हाउस में होगी। दोनों नेताओं की यह खास मुलाकात व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में होगी। आपको बता दें, अमेरिका में 5 नवंबर को संपन्न हुए मतदान के नतीजे आने के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने उत्तराधिकारी ट्रंप को फोन किया था। उन्हें जीत की बधाई दी थी और मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया था। ट्रंप ने बाइडेन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इसके बाद दोनों नेताओं की मुलाकात की तारीख और समय तय किए गए हैं। इस मुलाकात के साथ ही अमेरिका में पुरानी और नई सरकार के बीच सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया लंबी चलती है। अमेरिका में ऐसे होगा सत्ता का हस्तांतरण। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करीब 2.5 महीने में बाइडेन और ट्रंप के बीच सत्ता का हस्तांतरण पूरा होगा। इसके तहत 17 दिसंबर को सभी राज्यों के इलेक्टर्स की बैठक होगी। इलेक्टर्स वे प्रतिनिधि हैं जो 5 नवंबर को हुए मतदान में चुने गए। 17 दिसंबर की बैठक में इलेक्टर्स ट्रंप को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट देंगे। इसके बाद 6 जनवरी 2025 को अमेरिकी कांग्रेस की बैठक होगी। यह भी जानना जरूरी है कि अमेरिका में चुनाव में जनता सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनती है। पहले 50 राज्यों से 538 इलेक्टर्स चुने जाते हैं जो अंतिम रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अमेरिका में ऐसे होगा सत्ता का हस्तांतरण। तो 6 जनवरी 2025 को यूएस कांग्रेस की बैठक में सभी राज्यों के इलेक्टर्स के वोटों की गिनती होगी। इसके बाद नया राष्ट्रपति के चुने जाने की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी। 20 जनवरी 2025 को नए राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप शपथ लेंगे। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर 2024 को हुए मतदान और अगले दिन उसके नतीजे आने के बाद से 20 जनवरी 2025 तक की अवधि ट्रांजिशन पीरियड कही जाएगी। ट्रांजिशन पीरियड में नए राष्ट्रपति की टीम की नियुक्ति की जाएगी। इसी ट्रांजिशन पीरियड में पिछला राष्ट्रपति नए निर्वाचित राष्ट्रपति को जरूरी जानकारियां देता है। इसी प्रक्रिया के तहत जो बाइडेन ने ट्रंप को व्हाइट हाउस में मिलने का न्योता दिया है, ताकि वे अपनी सरकार और अमेरिका की नीतियों के अलावा सत्ता से जुड़ी और भी कई अहम बातें ट्रंप को बता सके, ताकि नए राष्ट्रपति और उनकी टीम को कामकाज में कोई दिक्कत ना पेश आए। हालांकि ट्रंप इससे पहले 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, लिहाजा यह माना जा रहा है कि वे अमेरिका के शासन से जुड़ी बातों से वाकिफ ही होंगे। लेकिन निवर्तमान और नए चुने गए राष्ट्रपति की मुलाकात की रवायत बनी हुई है, तो उसे जारी रखना दोनों नेताओं का कर्तव्य है। 2020 में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद शायद ये पहला मौका होगा जब डेमोक्रेट नेता बाइडेन और रिपब्लिकन नेता ट्रंप आमने सामने होंगे, क्योंकि 2020 के चुनाव में हार के बाद ट्रंप ने जो बाइडेन से हार मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इलेक्टर्स के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। उनके अड़ियल रुख के कारण 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हिंसा भी हुई थी। ट्रंप लंबी छुट्टी पर चले गए थे और जो बाइडेन के शपथ समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे। लेकिन इस बार
अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के आसार हैं, क्योंकि ट्रंप 131 साल बाद दोबारा चुनकर आने वाले राष्ट्रपति के रूप में नया रिकॉर्ड बनाकर गदगद हैं। तो बाइडेन पहले ही हार स्वीकार करके व्हाइट हाउस से जाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने में देर है, लेकिन नई सरकार और प्रशासन के गठन की तैयारियां अमेरिका में शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि ट्रंप की नई टीम कमान संभालेगी तो नई कैबिनेट बनेगी, नए सलाहकार होंगे, नए कर्मचारी नियुक्त होंगे और सबके सब ट्रंप के खास और वफादार होंगे। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसीलिए ट्रंप और उनके सहयोगी नई टीम के गठन के लिए लगातार मंथन में लगे हुए हैं। नए प्रशासन के कुछ नाम सामने भी आ चुके हैं, तो कई पदों पर नियुक्तियों को लेकर अटकलों का दौर भी जारी है, क्योंकि सरकार बनाना कोई आसान काम तो नहीं है। अपनी अगली रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे ट्रंप किन लोगों को अपनी टीम में जगह दे चुके हैं और किन को जगह मिलने के आसार हैं। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस बार कौन से हैं वो चेहरे जो ट्रंप सरकार में नहीं दिखेंगे, जो पिछले कार्यकाल में उनके साथ थे। देखिए खास रिपोर्ट। Please welcome President-elect Donald J. Trump. Elected your 47th president and your 45th president. डोनाल्ड ट्रंप 4 साल बाद एक बार फिर से दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की सत्ता संभालने जा रहे हैं। ट्रंप दुनिया में अमेरिका का दबदबा बनाए रखने के साथ ही अमेरिका फर्स्ट के अपने नारे को अमल में लाने की तमन्ना रखते हैं। तो जाहिर है उनके सामने अपने एजेंडे को लागू करने की चुनौतियां भी हैं, और इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि ट्रंप की टीम बेहद काबिल हो, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में सक्षम हो। लिहाजा अपनी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले वे अपनी मजबूत टीम बनाने में भी जुट गए हैं। We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. इस प्रक्रिया में नए उपराष्ट्रपति चुने गए जेडी वेंस के रूप में ट्रंप को महज 40 साल के सबसे युवा सहयोगी का साथ मिल रहा है। वहीं अपनी सरकार और प्रशासन में ट्रंप ऐसे चेहरों को शामिल करना चाहते हैं जो उनके सबसे भरोसेमंद हों। उनमें सबसे पहला नाम सुजैन समरल्स विल्स का है। प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने अपनी नई टीम में सबसे पहले सुजैन समरल विल्स को शामिल करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने सुजैन समरल विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। सुजैन समरल विल्स 2024 के चुनाव में ट्रंप की कैंपेन मैनेजर रही है। उन्होंने 2016 और 2020 के चुनाव अभियान की भी जिम्मेदारी संभाली थी। वे व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ बनने वाली पहली महिला होंगी। विल्स को ट्रंप ने आइस बेबी का नाम दिया है। ट्रंप के मुताबिक विल्स वे पर्दे के पीछे रहकर अपना काम करना पसंद करती हैं। ट्रंप के अनुसार सुजैन विल्स बेहद सख्त, स्मार्ट और इनोवेटिव हैं। व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ का पद बेहद प्रभावशाली और महत्वपूर्ण होता है। फ्लोरिडा की रिपब्लिकन कार्यकर्ता सुजैन विल्स ट्रंप का भरोसा जीतकर इस पद को हासिल करने में कामयाब रही हैं, तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि वे न केवल व्हाइट हाउस का कामकाज देखेंगी बल्कि राष्ट्रपति के समय और कार्यक्रम को तय करने में भी उनकी अहम भूमिका होगी। उन्हें दूसरे सरकारी विभागों और नेताओं के साथ भी तालमेल रखना होगा। इस तरह वे ट्रंप की प्रमुख सलाहकार की भूमिका भी निभा सकती हैं। माना जा रहा है कि नई ट्रंप सरकार में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक बड़ा बदलाव यह देखने को मिल सकता है कि इस बार ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर उनके साथ नहीं होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार कुशनर ने प्रशासन में शामिल होने की अटकलों खारिज कर दी हैं, जबकि पिछली ट्रंप सरकार में वो अहम शख्सियत थे। हालांकि कहा जा रहा है कि वे बाहर से सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं। वहीं इस बार ट्रंप की बहू की भी उनकी टीम में एंट्री हो सकती है। खबरें हैं कि ट्रंप की बहू लारा उनकी बेटी इवांका की जगह मुख्य सलाहकार बन सकती हैं। अपनी टीम के बारे में चल रही अटकलों के बीच ट्रंप ने साफ कर दिया कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली और पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो इस बार उनकी सरकार में शामिल नहीं होंगे। हेली ने इस साल रिपब्लिकन प्राइमरी में ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ा था। Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. वहीं यह भी माना जा रहा है कि ट्रंप की कोर टीम में कारोबारी एलन मस्क भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपने भाषण में मस्क का जिक्र किया था।
विदेश मंत्री और एनएसए के पदों के लिए जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें चीनी विरोधी मार्को रूबियो, जर्मनी में पूर्व राजदूत रिक ग्रेनेल और पूर्व ट्रेजरी प्रमुख स्टीवन मनुचिन शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय मूल के काश पटेल को सीआईए का प्रमुख बनाया जा सकता है। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी और तुलसी गाबार्ड भी अपनी नई टीम के लिए ट्रंप की पसंद हो सकते हैं। एक बात तो तय है कि ट्रंप ऐसे लोगों को अपनी टीम में रखेंगे जो उनके वफादार और तेज तर्रार भी हों और चतुराई के साथ साथ आक्रामक तरीके से उन जिम्मेदारियों को निभा सकें जो उन्हें सौंपी जाए। लिहाजा वो खूब सोच समझकर अपनी टीम बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ट्रंप 2.0 सरकार में कुछ भारतवंशियों के शामिल होने की भी अटकलें हैं। तो लगे हाथ आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के चुनाव में इस बार समोसा कॉकस भी और मजबूत हो गया है। अमेरिका में भारतीय सांसदों के ग्रुप को समोसा कॉकस का नाम दिया जाता है। मौजूदा अमेरिकी कांग्रेस में 5 भारतवंशी समोसा कॉकस में शामिल हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में भारतीय मूल के 6 नेताओं ने जीत हासिल की। ये बढ़ती संख्या अमेरिका की सियासत में बढ़ते हिंदुस्तानियों के दबदबे का प्रमाण है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने नाम तो अमेरिका की सियासत में कमाया, लेकिन इनकी जड़ें हिंदुस्तान से जुड़ी हुई हैं। अमेरिका के चुनाव में इस बार 6 भारतवंशी चुनाव जीतकर अमेरिकी संसद में पहुंचे हैं। ये पहला मौका है जब अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक साथ 6 भारतीय अमेरिकी मौजूद होंगे। इस बार अमेरिका के चुनाव में भारतीय मूल के कुल 9 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे। इन सभी में भारतीय अमेरिकी वकील सुहास सुब्रमण्यम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुहास ने वर्जीनिया और पूरे ईस्ट कोस्ट से चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले किसी भी भारतीय अमेरिकी ने यह मुकाम हासिल नहीं किया था। सुहास सुब्रमण्यम ने रिपब्लिकन पार्टी के माइक क्लांसी को हराया। माइक क्लांसी ही वर्जीनिया में मौजूदा सीनेटर हैं। सुहास के माता पिता बेंगलुरु के रहने वाले हैं। उनका जन्म अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। साल 2019 में उन्होंने पहली बार चुनाव जीता था। सुहास सुब्रमण्यम की उम्र 38 साल है। सुहास डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सुहास राष्ट्रपति बराक ओबामा के व्हाइट हाउस एडवाइजर रह चुके हैं। सुहास भारतीय अमेरिकी समुदाय के बीच काफी लोकप्रिय हैं। अपनी जीत के बाद सुहास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वर्जीनिया के लोगों को शुक्रिया कहा। उन्होंने लिखा, वर्जीनिया के 10th डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने मुझ पर सबसे कठिन लड़ाई लड़ने और कांग्रेस में भेजने के लिए भरोसा जताया है। इस मौके पर मैं गौरवान्वित और विनम्र महसूस कर रहा हूँ। ये जिला मेरा घर है, यही मेरी शादी हुई है। यहाँ मैं अपनी पत्नी मिरांडा के साथ मिलकर अपनी बेटियों की परवरिश कर रहा हूँ। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी सांसदों को समोसा कॉकस का नाम दिया जाता है। अब सुहास सुब्रमण्यम भी समोसा कॉकस का हिस्सा बन चुके हैं। समोसा कॉकस में फिलहाल 5 भारतवंशी मौजूद हैं और इस बार के चुनाव में मौजूदा सभी भारतीय अमेरिकी सांसद दोबारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुने गए हैं। श्री थानेदार मिशिगन के 13 कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। उन्होंने चुनावी मुकाबले में रिपब्लिकन उम्मीदवार को 35% वोटों से हराया। श्री थानेदार का जन्म कर्नाटक में हुआ था। 1979 में पीएचडी के लिए वो अमेरिका गए। 1988 में श्री थानेदार अमेरिकी नागरिक बन गए। साल 2023 में उन्होंने चुनाव जीता था। श्री थानेदार की उम्र 69 साल है। श्री डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। भारतीय मूल के राजा कृष्णमूर्ति ने 5वीं बार इलिनॉइस के 7th कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से जीत हासिल की है। राजा कृष्णमूर्ति का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके माता पिता तमिलनाडु से हैं। राजा कृष्णमूर्ति ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है। उन्होंने पहली बार 2016 में चुनाव जीता था। उनकी उम्र 51 साल है। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। कैलिफोर्निया के 70th कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी करने वाले रो खन्ना ने भी दोबारा जीत हासिल की है। राष्ट्रपति ट्रंप की जो टीम में है, कितने हिंदुस्तानी हैं, वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट उनकी वाइफ इंडियन है। और इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि जो यूएस की पॉलिटिक्स में काफी सारे इंडियन कम्युनिटी के लोग काफी आगे बढ़ाए हैं। सेनेट के मेंबर हैं, कांग्रेस के मेंबर हैं, जुडिशियल सिस्टम में है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में आ गए हैं।
तो जाहिर है कि भारतीयों का जो एक असर है यूएस पॉलिटिक्स में पहले से काफी बढ़ गया है, और जो नंबर बढ़ा है सेनेट में इस बार के पहले 5 से 6 हो गए हैं, जिसको कि बोलते हैं समोसा कॉकस, उससे जाहिर है कि उनका जो रोल है यूएस की पॉलिटिक्स में और जो यूएस की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने में पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। और मेरे ख्याल है ये वी शुड वेलकम दिस डेवलपमेंट। रो खन्ना का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। भारतीय मूल के उनके माता पिता 1970 में अमेरिका शिफ्ट हुए। रो खन्ना ने 2016 में पहली बार चुनाव जीता था। रो खन्ना की उम्र 48 साल है। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इस बार चुनाव में प्रमिला जयपाल इकलौती महिला भारतवंशी है जो चुनाव जीतकर अमेरिकी संसद पहुंच रही हैं। प्रमिला का जन्म चेन्नई में हुआ था। उनके माता पिता केरल से हैं। पढ़ाई के लिए प्रमिला 1982 में अमेरिका गई थी। वो अमेरिकी कांग्रेस में पहली भारतीय अमेरिकी महिला है। उनकी उम्र 59 साल है। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। अमेरिका में चुनाव जीते छठे भारतवंशी अमी बेरा है। अमी 2013 से कैलिफोर्निया के 6th कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी करने वाले सबसे सीनियर भारतीय अमेरिकी सदस्य हैं। अमी बेरा के माता पिता गुजराती हैं। उनका जन्म लॉस एंजलिस में हुआ था। उन्होंने 2013 में पहली बार चुनाव जीता। उनकी उम्र 59 साल है और वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अमेरिका में हर क्षेत्र में भारतीय समुदाय के लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया है। साइंस, टेक्नोलॉजी और आईटी में तो भारतवंशियों का दबदबा बरसों से कायम है। अब अमेरिकी सियासत में भारतवंशियों की नुमाइंदगी बढ़ती जा रही है। ये याद रखना चाहिए कि जो भी यूएस की पॉलिटिक्स में रोल प्ले कर रहे हैं, बेशक भारतीय मूल के हों, लेकिन वो अमेरिकी नागरिक हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम देखते हैं कि वो भारत मूल के लोग चाहे किसी भी देश में हो, उसकी पॉलिटिक्स में वो एक्टिव होते हैं, तो हमारी जो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि बढ़ जाती है कि वो हमारा साथ देंगे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए जो हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। हमें ये समझना चाहिए कि उनका रोल थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं, कम से कम वो जो हमारा एक नजरिया है वो उसको ठीक से समझ सकते हैं किसी भी मामले में हो। आपको याद होगा कि जब हमने बहुत पहले न्यूक्लियर डील साइन करी थी यूएसए में, न्यूक्लियर डील को साइन करने में भारतीय मूल के लोगों का बहुत योगदान रहा था। उनकी लॉबी बन करके उस टाइम पर राष्ट्रपति बुश थे, उनसे बातचीत करके ये उन्हीं की कोशिशें थी जिसकी वजह से हमको सफलता मिली। तो अभी मैं ये कहूंगा कि जो वैश्विक मामले हैं उनके ऊपर उनका जब ये दबदबा बढ़ेगा, उनका रोल अदा होगा। कोई भी वैश्विक मामला हो, चाहे हमारा हो या यूरोप का हो या मिडिल ईस्ट का, कहीं का भी हो, उनका जो रोल रहेगा तो वो उस रोल में मुझे उम्मीद ये है कि जो हमारा नजरिया रहा है, चाहे वो उसको हम ब्रीफ करें या वो पढ़ें उसके बारे में, उनको ये मालूम होगा कि हमारा उसमें नजरिया क्या है और हमारा इसमें क्या है। और मुझे आशा यही है कि वो उन चीजों को ध्यान में रखेंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत और अमेरिका का आपसी सहयोग और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों देशों के रिश्ते को नया मुकाम तक पहुंचाने में इन भारतवंशियों की सियासी पारी भी बेहद अहम साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका की सियासत में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का असर दोनों मुल्कों के आपसी रिश्तों पर भी पड़ने की पूरी उम्मीद है। भारत और अमेरिका साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ट्रेड में मिलकर काम करते हैं। अमेरिका की नई सरकार में भारतवंशियों का दबदबा पहले से ज्यादा हो गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। Please welcome President-elect Donald J. Trump. Elected your 47th president and your 45th president. अमेरिका की सियासत में भारत वंशियों के बढ़ते दबदबे का असर दोनों मुल्कों के रिश्तों पर भी दिखने की उम्मीद जताई जा रही है।
अमेरिका में इस बार भारतीय मूल के 6 नेता अमेरिकी कांग्रेस में दिखेंगे। इसके साथ ही अमेरिका के चुने गए उपराष्ट्रपति JD वेंस की पत्नी भी भारतवंशी है। अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जीत की बधाई दी और साथ ही तरक्की की राह पर दोनों देशों के मिलकर आगे बढ़ने की उम्मीद भी जताई। माना जा रहा है कि दोनों ही देशों के आपसी सहयोग बढ़ाने में अमेरिकी सियासत में भारतवंशियों की भागीदारी का असर दिखेगा। भारत और अमेरिका टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस और ट्रेड में मिलकर काम करते हैं। इन सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के दोस्तों के रंग आने वाले दिनों में और भी चटक होने की उम्मीद की जा रही है। 5 साल पहले टेक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी से लेकर 2020 के कोरोना काल में अहमदाबाद के नमस्ते ट्रंप तक दुनिया ने कई मौकों पर पीएम मोदी और ट्रंप के रिश्तों की केमिस्ट्री को देखा है। इसके साथ ही ट्रंप सरकार की नीतियां भी चाइनीज मोनोपोली के खिलाफ रही है। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि ट्रंप के आने के बाद चाइनीज आयात पर टैक्स बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है। ट्रंप की प्रो बिजनेस नीतियों और अमेरिका फर्स्ट एजेंडा से भारत के कई सेक्टर्स पर सीधा असर देखने को मिलेगा। भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती का एक बड़ा फैक्टर चीन है। चीन को काबू में करने के लिए अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में एक मोर्चा तैयार किया है। ट्रंप के आने के बाद क्वाड का ये मोर्चा और भी मजबूती से आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही संयुक्त युद्धाभ्यास और हथियारों की खरीदो फरोख्त से भारत की सामरिक ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी। ट्रंप के आने के बाद ग्लोबल ट्रेड में स्थिरता आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसका सीधा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि नए ग्लोबल अलायंस के तहत भारत अमेरिका का मजबूत सहयोगी बने और दोनों ही देशों के बीच व्यापार नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।